बाजार के जाने माने दिग्गज और NISM से कुंज बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस वक्त। और 30 सालों से, यानी कि 3 दशकों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है भारतीय बाजारों का कुंज बंसल साहब को। UTI, रिलायंस, कोटक जैसे बड़े ग्रुप्स के साथ इक्विटी रिसर्च, एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे काम काज करने का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। कुंज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले शुरुआत टॉक ऑफ द टाउन से ही करते सर। क्या हालचाल है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के, बताएं सर। तो अनिल जी देखिए, बाजार में हमेशा से दो तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। जी। एक इन्वेस्टर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, और एक ट्रेडर। तो ट्रेडर को तो हमेशा ट्रेडिंग मेनली आप टेक्निकल्स पे या कुछ क्वांटिटेटिव पे या डेरिवेटिव्स पे या एल्गो पे इन पे कर सकते हैं, और उसमें स्पेशली टेक्निकल पे करने वाले को ये अंडरलाइंग अजम्पशन हमारा रहता है और नहीं रहता है। तो ये ट्रेडर्स के लिए एक थोड़ी सी सलाह है कि उनको अपनी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए स्टॉप लॉस पे, टेक्निकल पैटर्न्स को स्टडी करने पे, और कहाँ पे बाजार में निकल जाना है। तो वो एक तबका हो गया। दूसरे तबके पे, मेन तबके पे हम आते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो उनके लिए ये जरूरी है कि बाजार किसी भी कारण से बार बार याद दिलाता रहे कि इक्विटी एक फिक्स्ड इनकम असेट क्लास नहीं है, एक वन वे चलने वाली असेट क्लास नहीं है। ये नॉन फिक्स्ड इनकम असेट क्लास है, रिस्की असेट क्लास है, जिसमें बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। और इक्विटी नहीं, इसमें गोल्ड भी आता है जो नॉन फिक्स्ड इनकम में है, रियल एस्टेट भी नॉन फिक्स्ड इनकम में है। क्रूड की अभी मैं आप सुन रहा था, आप लोग बात कर रहे हैं और बात सही है कि करीब 4-5 महीने की ऊंचाई पे आ गया है। वो भी नॉन फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास जो ब्रॉडर कमोडिटी स्पेस में आ जाता है। तो कमिंग बैक, तो अब जब जिस हिसाब से हमारा हिंदुस्तान में बाजार चल रहा है ब्रॉडली, अगर हम उसको लें पिछले 4 साल से कोरोना के करेक्शन के बाद से, मोर और लेस वन वे चल रहा है। बीच बीच में ठीक है, जरूर करेक्शन आते हैं, पर इसलिए बाजार को ये याद दिलाते रहना जरूरी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कि रिस्क है। तो वो एक चीज है। दूसरा ये है कि अगर बाजार वन वे चलता रहेगा तो वैल्यूएशन कंफर्ट, जो एनीवे हम इंडियन मार्केट में डिस्कस करते रहते हैं रिपीटेडली कि नहीं इंडियन मार्केट तो सस्ता मिलता ही नहीं है, बात सही भी है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी उसको आपको सस्ता मिलने की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए। पर फिर भी तो एक वो हमारा कॉशन रहता है या कंसर्न रहता है कि नहीं इंडियन बाजार तो सस्ता मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में कारण कुछ भी बन जाते हैं और बनने भी चाहिए, पर बाजार में करेक्शन आते रहना चाहिए। एक सेंस ऑफ रिस्क इन्वेस्टर्स को याद दिलाते रहता है बाजार, और उससे वैल्यूएशन करेक्शन भी होता है। और उससे जो पैसा साइड में पड़ा है काफी टाइम से, एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रॉडर पैसे को बाजार में वापस आने का मौका मिलता है। जी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हेल्दी है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कंसर्न की बात है। घूम फिर के मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बात फिर से फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के बैलेंस को लेके आ जाएगी। और उसको हम देखें तो हम और बात करेंगे कि जी। डोमेस्टिक मैक्रो तो हमारे बहुत स्ट्रांग चल ही रहे हैं, माइक्रो में थोड़ा सा डिमांड का कंसर्न है। वो देखिए, अब इन्फ्लेशन अगर जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइस कम कर दिया है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगले 1-2 महीने के गैप से जो इन्फ्लेशन, हालांकि होलसेल में तो कल भी नंबर आया है 0.2% का, वो कम है। CPI भी कम आ जाएगा। जी। कुंज जी, ये बताएं कि देखिए, पहली बार है ना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक साइजेबल करेक्शन आया ढंग ढंग का, जो लोगों को लगा कि हाँ इसको करेक्शन कहते हैं। अब अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, अभी एट पार आ गए। कुछ लोग कम मुनाफे में थे, अब नुकसान में आने लगे हैं। और कुछ लोग अभी भी 2 साल पहले जो इन्वेस्ट करके बैठे अच्छे ठीक ठाक से मुनाफे में हैं। अब तीनों ही बेचना चाहते हैं, क्या करें? बोले एक बार अभी बेच दें, वापस ले लेंगे, क्या सलाह होगी आपकी? जी। तो मेरी सलाह ये होगी कि एक तो हमेशा से बाजार को टाइमिंग कर पाना मुश्किल होता है, वो सभी को मालूम है, पर फिर भी हम रिपीटेडली हमारे दर्शकों को या श्रोताओं को याद दिलाते रहते हैं और फिर से याद दिला दें। और अब जब हम कहते हैं कि टाइमिंग करना मुश्किल है, वो ऊपर में टॉप में भी टाइमिंग करना मुश्किल होता है, बॉटम में भी मुश्किल होता है, और बीच बीच में भी मुश्किल होता है। तो पहली बात तो ये। पर फिर भी सबका ये एक कोशिश रहती है कि अगर बाजार बीच बीच में ऊपर नीचे चलता रहता है तो क्या हम कोशिश करके उस मूवमेंट को पकड़ सकते हैं क्या। तो जैसा हमने कहा, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी पकड़ना चाहते हैं तो अब उसके बीच का एक रास्ता हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सलाह ये होगी कि सबसे पहले तो एक ब्रॉडर इन्वेस्टर तबके के लिए मैं सलाह दे देता हूं, और फिर जो आपने 3 सेगमेंट जो बताए, कोशिश करेंगे कि उनको इंडिविजुअली भी अगर हम सलाह दे सकते हैं तो एक जनरल सलाह तो ये होगी कि आपका जितना भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले तो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलोकेट करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल एसेट अलोकेशन में, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में डेट कितना है, गोल्ड कितना है, इक्विटी कितना है, और बाकी एसेट क्लासेस कितनी है।
तो अब उसमें से हम खाली इक्विटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी का भी जो हिस्सा है उसको हम 1 मिनट के लिए 100% या 100 रुपए मान लेते हैं। उसको फिर से इन्वेस्टर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ब्रेक कर लेना चाहिए कि उसमें से भी मैं 70% हिस्सा, तो मान लीजिए मैं नंबर एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ये सब अपने अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने अपने मार्केट में कितना टाइम वो डिवोट कर सकते हैं, कितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे। पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 70% तो आप मान लीजिए कि नहीं मैं छूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मेरी टाइमिंग गलत हो गई, बाजार अभी नीचे आया है और सडनली एकदम एकदम से चल जाएगा या और नीचे जाएगा, तब मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं 70% हिस्से को तो मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मान के चल रहा हूं और उसको नहीं छूंगा। 30% के हिस्से को आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अलोकेट कर लीजिए, मान लीजिए। उस 30% में आप ये मार्केट की टाइमिंग को कैच करते रह सकते हैं, अज्यूमिंग की अगर सही कर पाएंगे तो अब इसमें दो चीजें होंगी कि अगर बाजार चल गया तो आप 70% इन्वेस्टेड हैं तो आपको इतना दुख नहीं होगा। बाजार नीचे आ गया तो आपने 30% का बेच के रखा है, उसको आप फिर से इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने बाजार के मूवमेंट को कैच कर लिया और मैं थोड़ा वो कर पाया हूं। तो उसको देखते हुए ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप अगर 100% पोर्टफोलियो पे कॉल लेंगे कि मैं बेच के और फिर नीचे में खरीद लूंगा, और या मैं हमें नीचे अभी ले लेता हूं पूरा का पूरा 100% और फिर बाद में और बाजार चलेगा, वो सब चीजें बहुत मुश्किल होंगी। तो एक हिस्सा अपना डिवाइड कर लें कि मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा और ट्रेडिंग पार्ट पे आप खाली ये कॉल लें। तो ये मेरी एक सलाह रहेगी। सर मतलब क्या परफेक्ट तरीके से एकदम आपने बताया, और बहुत मतलब फॉर्मूला भी, परसेंटेज भी, आप किसी को डाउट होना नहीं चाहिए सीरियसली। मतलब नहीं तो क्या होता है, लोगों की आदत कैसी है ना, सारा ही लेना है सारा ही बेचना है, वो मतलब बीच वाला सिस्टम है ही नहीं, या तो पूरा जीरो कर देंगे या मतलब पूरा ही भर लेंगे वैसा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई 30% बेच दो, घट गया तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मेरा कॉल सही था मार्केट में, नहीं घटा बढ़ गया तो कम से कम 70% में तो पैसा बन रहा है। नाइस फॉर्मूला, बढ़िया है। अच्छा सर, अब बताएं, पहले तो ये हमारा तो ठीक है, आजकल हाल थोड़ा ख़राब है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है और वहाँ से हमें क्या संकेत पढ़ने हैं? सो ग्लोबल मार्केट्स में जैसा हम देख ही रहे हैं, इनफैक्ट 2 साल से सरप्राइजिंगली काफी सारी नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। इकोनॉमिस्ट हमेशा से रिसेशन प्रेडिक्ट करते आए हैं, पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर और सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर एक कॉन्शियसनेस आ गई है कि नहीं, हमको इकोनॉमीज को सपोर्ट करना है, और उसके लिए वो कई सारे मेजर्स लेते हैं जो जो सेंट्रल बैंकर के बस में है कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते चलें, लिक्विडिटी को कंट्रोल करते चलें, और जैसा हम हिंदुस्तान में आए तो बीच बीच में रेगुलेटरी कंट्रोल ऐसे करते चलें कि जहां जहां भी फ्रॉथ बिल्डअप हो रहा है वो कम होता रहे। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर भी इकोनॉमीज को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे सिटीजन सफर करें या हम मीडियम टर्म में इकोनॉमी हमारी रिसेशन में जाए। तो उस हिसाब से वो रिसेशन जो प्रेडिक्टेड था स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में, वो 2 साल से तो आया नहीं है और आता हुआ दिखता भी नहीं है। अब ये है कि ठीक है, अब वहां पे इन्फ्लेशन ब्रॉडली कंट्रोल में आने लगा है, नीचे अभी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है पर ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो उसी को चलते हुए बीच बीच में जो स्टेटमेंट्स वहां के यूएस फेड के आते रहते हैं, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट रिडक्शन अभी होगा कि नहीं, अब तो 3 महीने बाद पोस्टपोन हो गया, 2024 में 2 बार होना था अब एक ही बार होगा, वो सब चेंजेस चल रहे हैं। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, पार्टली क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास में बहुत पैसा है, तो पैसा आ रहा है वहां के बाजारों में भी, इंडिया के बाजारों में भी, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी, और इन एनी केस दूसरी एसेट क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। प्लस स्पेशली अगेन हम यूएस की बात करें तो बिकॉज ऑफ द ओवरऑल आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से रिलेटेड स्टॉक की वजह से एक मार्केट में कंटिन्यूअस तेजी चालू है, इनफैक्ट क्लोज टू लाइफ टाइम हाई है यूएस मार्केट भी, हम लोग इंडिया में भी। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस मार्केट में मार्केट के बेसिस पे बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो एक पॉजिटिविटी चालू रहेगी। इनफैक्ट हम यूएस से वेस्ट से सीधा अगर ईस्ट पे आ जाएं तो जापान हम देख ही रहे हैं कि 35 साल के हाई पे वहां के बाजार हैं, हालांकि इकोनॉमी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ग्लोबल मार्केट से हमको कोई कंसर्न इंडिया मार्केट में बहुत स्पेसिफिक है। हम लोग फ्लोज जब नेगेटिव हो जाते हैं ग्लोबल का, उसकी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग का आजकल वर्ड बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग हम इंडियन मार्केट में कई बार करके देख चुके हैं, और वो रहनी भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ग्लोबल मार्केट्स में कोई कंसर्न है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। अब बताएं सर, इस गिरते और ख़राब बाज़ार में पैसा कहाँ लगाना है? जी हाँ।
तो अगेन बॉटम लाइन तो हम सभी जानते हैं कि रहती है कि एक फंडामेंटल और वैल्यूएशन का आप मिक्स ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लेके अच्छा इन्वेस्टमेंट बना अच्छा रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हैं। और दूसरी चीज बार बार मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रखें, रिस्क का क्या ध्यान रखें। विद इन दैट अगर हम अभी करंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी को देखें, तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी आती रही है। ठीक है, थोड़ा एक डिफरेंस की जीवीए ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ में टैक्स की और सब्सिडीज की वजह से है, पर फिर भी एक ब्रॉड ग्रोथ है। जीएसटी के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें जो सरप्राइज फैक्टर नेगेटिव साइड पे आ जाता है कि आईआईपी के नंबर जो अभी कल या परसों आए थे, वो बीच बीच में पॉजिटिव होते हैं और बीच बीच में फिर नॉन पॉजिटिव या कम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो जो एक सपोर्ट दिखना चाहिए कि जीएसटी कलेक्शंस, दूसरे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और जीडीपी ग्रोथ जब इतनी अच्छी है, तो वो आईआईपी ग्रोथ में क्यों नहीं दिखती है। तो वो थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट है। बट कमिंग बैक, जो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उसमें इस हिसाब से लगता है कि जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है और जहां गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट रहा है और पिछले कुछ समय से प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट आना शुरू हो गया है। हालांकि सेक्टर काफी चला हुआ है काफी टाइम से, और वैल्यूएशन उस हिसाब से थोड़े से हायर एंड पे हैं, बट बीच इस करेक्शन में कुछ ना कुछ करेक्शन आया ही है। इनफैक्ट काफी कुछ करेक्शन आया है। तो वो एक सेक्टर है जहां अभी भी अगर हम कंपनीज के पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स एनालाइज करें और उनकी जो मैनेजमेंट कॉल्स की एनालिसिस करें, तो जिस हिसाब से उनका पॉजिटिव आउटलुक है ऑर्डर बुक बिल्डअप का, और जो एग्जीक्यूशन में रिफ्लेक्ट होगा टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में, तो वहां मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। पिछले कुछ महीनों से जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल नंबर्स अच्छा इंप्रूव होने लगे हैं, इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स भी, तो मुझे लगता है वहां पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी, तो ये कुछ स्पेसेस हैं जहां क्लियरली अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इस करेक्शन में, और अगर करेक्शन और हो जाता है तो। कि तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आते हुए। आ, इन निवेश के लिहाज से ढेर सारे मौके कुंसर ने आपको बताएं। कुंसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। बाजार के डायरेक्शन पर और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर इस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो को कैसे संभालना है, ये क्लियर कट आपने जो डायरेक्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।